दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में। सबसे पहले तो हम इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी देखेंगे, थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो स्त्री और पुरुषों के बीच में किस प्रकार से पूरी दुनिया में भेदभाव हो रहा है उसको उजागर करने का काम करती है ये रिपोर्ट। इसमें लगभग सभी कंट्रीज़ का डेटा प्रस्तुत किया जाता है। इन इन जो इसमें मुद्दे तय किए जाते हैं कि इतने इतने टॉपिक हैं, इस पर कौन सी कंट्री किस प्रकार से काम कर रही है। जहाँ पर भी परफॉर्मेंस कम दिखाई दे रही है तो वहाँ से वो देश कुछ अपना सुधार कर सकता है। यदि हम एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की बात करें, जो कि इसका 17वें नंबर का संस्करण था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको जारी करता था। 2023 की जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत को 127 रैंकिंग मिली है और इसमें टोटल 146 कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि भारत बेहतरीन कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है। हम मतलब 100 से भी ज़्यादा ऊपर हमारा नंबर है। लेकिन अच्छी बात यह है हम 8 अंक वृद्धि किए हैं, 8 अंक परफॉर्मेंस हमारा जो है बेहतर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रखे जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। महिलाएं हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट उनका कैसा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। और हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करी जाती है, तो इन मामले में महिलाएं कितना अच्छा काम कर पाई हैं। वहीं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें, एस्टिमेटेड अर्नड इनकम, कितना आप महीने में कमा ले रहे हो। वेज क्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, पुरुष और स्त्री दोनों एक सा काम कर रहे हैं लेकिन दोनों के सैलरी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन एंड टेक्निकल वर्कर्स के तौर पर वो कितना काम कर रही हैं। लेजिस्लेचर कितनी बन पाई हैं, सीनियर ऑफिसर कितनी हैं, मैनेजर कितनी बन पाई हैं। इसके अलावा देखा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को। भारत में यदि टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में कितने पुरुष काम कर रहे हैं और कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में कितनी महिलाएं अभी उतरी हुई हैं। ईयर्स विथ फीमेल पर मेल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। लास्ट 50 की बात करी जाती है, कितने मेल में टोटल कितने हैं, टोटल कितने पुरुष हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं जो कि हेड के रूप में काम करी हैं, स्टेट के हेड के रूप में, जैसे कि प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा बात करी जाती है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि मिनिस्टर बनी हैं। वहीं यदि हम हाउ इज़ द ग्लोबल जेंडर गैप कैलकुलेटेड, इसको आखिर कैलकुलेट कैसे करके किया जाता है, तो ये सारे जो पैरामीटर हैं इनको बनाया गया है। इसके बाद इनसे मिलाकर के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तैयार किया जाता है और यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। एजुकेशनल अटेनमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होना चाहिए। टर्सरी एजुकेशन इनरोलमेंट, ठीक है, एजुकेशन में महिलाओं का इनरोलमेंट कैसा रह रहा है। प्राइमरी एजुकेशन महिलाएं कितनी प्राप्त कर पा रही हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन इनरोलमेंट कैसा है और लिटरेसी का रेट कैसा रहा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंतर्गत सेक्स रेशो जन्म के टाइम में कैसा रहा है और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी कैलकुलेट किया जाता है। ये सालाना तौर पर तैयार किया जाने वाला इंडेक्स है। पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 2006 में, किसके द्वारा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। कुल मिलाकर के कंट्रीज़ का ये एसेस करता है, अनुमान लगाता है कि ऑन हाउ वेल दे आर डिवाइडिंग देयर रिसोर्सेस। सरकार के पास में पैसा है तो उस पैसे को स्त्रियों तक सरकार दे पा रही कि नहीं दे पा रही, महिलाएं कितना फ़ायदा उठा पा रही हैं, इस चीज़ का अनुमान लगाने का ये काम करता है। इट सर्विस एज कैटलिस्ट फॉर ग्रेटर अवेयरनेस एज वेल एज ग्रेटर एक्सचेंज बिटवीन पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये इंडेक्स अवेयरनेस फैलाने का काम करता है और हमें बताता भी है कि कहाँ पर कमियां हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि जो हर साल जारी की जाने वाली जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है, जेंडर गैप रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। इस साल की बात करें सन 2023 की, भारत ने पिछले साल की तुलना में 8 पायदान की वृद्धि करी है। 8 कंट्री को इसने पीछे छोड़ करके ऊपर चढ़ गया है। लैंगिक समानता के मामले में टोटल 146 कंट्री में से 127वें नंबर का उसका पोजीशन है। लेकिन ये बेहतर आंकड़ा कुल लैंगिक गैप के, जेंडर गैप का लगभग 64% तक कम होना शायद ही खुशी का कोई सबब है। भारत के सामने इस सूचकांक के 4 प्रमुख बिंदु हैं। आर्थिक भागीदारी कैसी है, शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य कैसा है और कितना लंबे समय तक वो जी पाती हैं, इसके अलावा पॉलिटिक्स में वो कितना मजबूत है। इनमें से हर एक में सुधार करने की गुंजाइश अभी भी है, ताकि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश का आधा हिस्सा इकोनॉमी, डेवलपमेंट और समाज के समग्र कल्याण में योगदान दे सके। तो भारत, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम में नंबर 1 पर हो गया है आबादी के मामले में। अब हम चाहते हैं कि ये जो बोझ है पुरुष अकेले ही ना उठाएं, महिलाएं भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान करें। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जमीनी लेवल पर किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने शिक्षा और स्थानीय शासन में 40% से ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व दिया। राजनैतिक सशक्तिकरण के मामले में भी हमने बेहतर काम करे हैं। तो आप देखेंगे कि 73वें और 74वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद स्थानीय शासन व्यवस्था आई, शिक्षा के मामले में भी हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया था। ये रिपोर्ट बताती है कि मात्र 15% सांसद ऐसे हैं, जितने भी सांसद हैं भारत में, उनमें से 15% केवल महिलाएं हैं, जो 2006 में इस रिपोर्ट के पहले संस्करण के बाद से भारत में सबसे ज़्यादा है। 2006 से ही ये रिपोर्ट जारी हम देखते हैं। 2006 से लेकर के आज के टाइम तक आप देखोगे तो अभी तक हर 100 में से मात्र 15 ही महिलाएं ऐसी हैं जो कि सांसद बन पाई हैं। जैसे कि 100 पुरुष हैं तो उसमें से 15 महिलाएं हैं। संसद को इस हकीकत के मद्देनज़र लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इस विधेयक को आप आगे लेकर के जा सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड में रहा है। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है, इसलिए महिलाएं इसकी हमेशा से डिमांड करती रहती हैं। 1996 में इसको पेश किया गया था। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा विधेयक है। पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी के मामले में चीज़ें अभी कहाँ खड़ी हैं, इस बात को समझने के लिए आप इस पर गौर करिए। ठीक है, 1963 में राज्य का दर्जा पाने वाला नागालैंड पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 महिला विधायकों को चुना है 2023 में। ठीक है, 1963 में आप राज्य बन गए हैं, इसके बावजूद आप देखिए कितने बाद में 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कि विधायक के रूप में जीत पाई हैं। वहीं यदि आप देखें पुरुषों और महिलाओं को एक जैसी आर्थिक भागीदारी और अवसर प्रोवाइड करने के मामले में भारत 40% से भी कम समानता के साथ सबसे नीचे चल रहा है अभी। जहां एक तरफ वेतन और आय में समानता के मामले में स्थिति सरकार ने बेहतर करी है, वहीं पर जो बड़े बड़े पद हैं और टेक्निकल भूमिका है, यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ज़्यादातर आप देखेंगे बीई वगैरह हो गया, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इनमें लड़के ही ज़्यादा करते हैं। कर भी लेंगे तो ज़्यादातर जो जॉब रहती है वो लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ जो है बहुत कम टेक्निकल जॉब कर पाती हैं। हालांकि देखा जाए तो जन्म के टाइम में जो लिंगानुपात हैं उसमें सुधार हुआ है।
कुल मिलाकर के एक दशक तक, पिछले 10 साल तक हम उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे ही हम प्रोग्रेस कर पा रहे थे। एक बात हमें ये इंश्योर करना है कि सभी लड़कियां स्कूल जाएं, कॉलेज तक कम से कम अपनी वो शिक्षा पूरी करें और अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो सकें। कम से भी कम नौकरी नहीं भी लगती है तो लाइफ कैसे जीना है, डिसीजन कैसे करके लेना है, देश दुनिया की जानकारी उनको हो सके। इसके अलावा ज़्यादातर आप देखते हैं कि महिलाएं घर में एकदम फ्री में काम करते रहती हैं, सवेरे से लगी हैं तो रात के 10 बज गए और इसके बाद सीधे सोना और फिर सवेरे से उठ जाना, काम करना है। इसके लिए उनको कोई रुपए पैसा नहीं मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें सवैतनिक काम करने की ज़रूरत है, ऐसा काम जिससे उनको पैसा मिल जाए। लेकिन घर में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं कि उनको टाइम बच ही नहीं पाता, ना तो उनके पास एनर्जी बच पाती है। इसके अलावा देखिए, लड़कियों को नौकरी सुनिश्चित करने वाली हमें शिक्षा प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा। वो अच्छा खान पान रखेंगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगी, पोषण उनका अच्छा रहेगा। पोषण से रिलेटेड जितने भी सूचकांक हैं ऑटोमेटिकली इनमें सुधार हो जाएगा। हमारी जो खराब मातृ और शिशु स्वास्थ्य चल रहा है इसको भी हम रोक सकते हैं यदि उनका कम उम्र में विवाह नहीं होता है तो। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कोरोना के बाद में श्रम भागीदारी में किस प्रकार से गिरावट आई है। इसका रीज़न एक ये है कि देखिए, लोग काम करने के लिए तो तैयार हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। दिक्कत वाली बात ये आ गई, एक बार जो छटनी हुई है तो फिर दोबारा से बहुत कम ही भर्ती हो पाई है। इन्हीं सब के चलते चलते उनकी जो घरेलू आय है ना, इसमें कमी आई है। अक्सर अगर महिलाओं को नौकरी मिल भी जाती है ना तो भी उनके रास्ते में पितृसत्तात्मक और सांस्कृतिक मानकों के जरिए रुकावट डाली जाती है। इसके अलावा काम करने जा रही हैं तो अपनी सेफ्टी की उनको हमेशा से ही दिक्कत रहती है, ठीक है। वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न का टेंशन रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। महामारी ने भले ही 2030 तक लैंगिक समानता का टारगेट हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति को रोक दिया है, लेकिन इसमें मौजूद अंतर को भरने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ में हमको काम करना चाहिए।